माय डियर ऑल, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। ये हमारे एनटीएससी के साइंस के जो वीडियोस हैं उनके सीरीज़ का 9वां वीडियो है। और पुराने जितने भी वीडियो हैं आप सबने उनको पसंद किया और उसी के लिए हम ये अगला वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है आज 1 जनवरी है 2022 और इस दिन नया साल सभी लोग मना रहे हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल में ढेर सारी खुशियां मिले और आपका भी हमें ढेर सारा प्यार मिले और हम आपके लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन जो होंगे कुछ क्लास 10th के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा एडवांस भी मिल जाए, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना होगा। हम यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे जो बेस में 2 लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा। v² लिखा हुआ है और यहाँ पे IR² लिखा हुआ है और ये I² लिखा हुआ है एंड दिस इज़ V एंड I। तो आपको पावर के जितने भी फार्मूले हैं आपको सभी आने चाहिए। तो पावर का एक्चुअली जो मेन फार्मूला होता है V × I, और यहीं से अगर हम एक ओम्स लॉ को यूज कर लें, V = IR को अगर हम लें, इसको इक्वेशन में बार बार पुट करते जाएं, कभी I को चेंज करके कभी V को चेंज करके, तो हमें अगला फार्मूला मिलेगा यहाँ पे V² R भी एक पावर का फार्मूला होता है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो एक फार्मूला होता है आपका I² भी होता है। तो यहाँ पर V² भी फार्मूला है, I² भी है, VI है, बट IR² नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। नॉट शब्द का आप ध्यान रखिएगा। कभी कभार आप खुशी में एक फार्मूला आप जानते हैं, आप उसी को लगा के आ जाते हैं। तो ऐसे तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, मतलब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है। तो अगर आपने रटा है तो अच्छी बात है, टेस्ला आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ला तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर आपको कोई न कोई फार्मूला आना चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता हो। और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है फार्मूला वो होता है F = BIL। हाँ, 10th में एक क्लास 10th में एक है, ठीक है, क्लास 10th में है, लेकिन उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो B को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, F/, यहाँ पे I भी हो जाएगा और यहाँ पे L भी आ जाएगा, ठीक है। और L लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, I करंट होता है, F फोर्स होता है और B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और I की यूनिट हो जाएगी एम्पियर और L की यूनिट हो जाएगी मीटर। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए हो जाएगा। और इसी को हम टेस्ला बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने हैं और न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसको हम बोलते हैं, और आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप ये थोड़ा बेस में आ गया, इसको आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा। जैसे V = U + AT है, और अगर हम इसको लिखें तो एक है V², इसी को मैं दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ, V² - U² = 2AS हो गया। और यहाँ पे एक लिख रहा है E = MC² हो गया, एक आइंस्टीन की इक्वेशन है। और इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है S = UT + ½ AT²। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इक्वेशन फॉर पोजीशन। तो पोजीशन आप देखिए, सिर्फ इससे आपको पोजीशन निकल रहा है, और इसी को हम इक्वेशन ऑफ पोजीशन बोलते हैं, कि इसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन ऑफ पोजीशन आपको यहाँ पर इसका अंदाज़ा लग रहा है। सो दिस इज़ द ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ करेक्ट। यू कैन सी दिस आंसर, D इज़ द एग्जैक्ट। एंड ये जो फार्मूला होता है, आपका वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो और चाहे पैराबोलिक मोशन हो, तो पैराबोलिक मोशन को हम 2 अलग अलग तरीके से पार्ट में पढ़ते हैं। किसका? पैराबोलिक मोशन जो होता है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये दोनों प्रकार के मोशन को कंबाइन करके बनता है आपका पैराबोलिक मोशन। तो हम इसको सेपरेटली करके सेम इक्वेशन लगा के फॉलो करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको आप नहीं भी जानते, देखिए आपने पढ़ा होगा W इक्वल टू वी क्यू, अगर आपने पढ़ा हो, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसकी यूनिट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है इसकी। इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो जूल में भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो W इक्वल टू वी क्यू, वी तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को हम यहाँ पे क्यू सपोज करते हैं। तो अगर हम वो क्यू की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एंड हम यहाँ पे 1 वोल्ट अगर सपोज करें कि यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट करें, तो सेम मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये जूल में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपका ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन केस अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होती है या समझ में नहीं आता, वीडियो को पॉज करके आप उसको फिर से रीड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर उससे समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा भी कि आप सही मायने में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ वीडियो वॉच करते जाना है, आपका कंप्लीट रिवीजन अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी आई, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब दो चीज़ें अगर पास पास में रखी हुई हों तो आपको उनके बीच का गैप भी दिखे, वो दो चीज़ें एक जैसी ना लगें, तो इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप दो उंगलियों को बहुत पास में ले जाते हैं एकदम से, तो आपको एक ही नज़र आने लगेंगी, क्योंकि उस कंडीशन में आप उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके बीच के गैप को नहीं डिस्टिंक्ट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपको किताब को भी थोड़ी दूर, एकदम पास रखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपको थोड़ा दूर रखना होता है। तो वो दूरी कितनी होती है, वो दूरी होती है हेल्दी ह्यूमन आई में 25 सेंटीमीटर। ये आपको तो सबसे फेमस क्वेश्चन है क्लास 10th का। हालांकि अभी क्लास 10th के सिलेबस में आई वाला पोर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा था, लेकिन ओरल और जो बाकी एग्ज़ाम के पार्ट होते हैं उनमें शामिल था। तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम का भी आगे क्वेश्चन होता है। वेयर डज द इमेज फॉर्म इन ह्यूमन आई, ये आपको सबको पता है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है और आपने 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है और इसके पहले भी आपको पता होगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ रेटिना पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट कॉल्ड रेटिना, ये इसको हम रेटिना बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका, इसको हम आई लेंस बोलते हैं, ये लेंस है। और ये वाला पार्ट जो है आपका सिलियरी मसल्स है, जो लेंस को होल्ड करके रखता है। इसके ऊपर जो ये हेयर की कवरिंग होती है, यहाँ पे आप हेयर लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होता है, वो आपका आइरिस होता है, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली साइज ऑफ द पीपल को कंट्रोल करता है आइरिस, लाइट की इंटेंसिटी को ये पीपल कंट्रोल करता है। इनके बीच का जो गैप होता है, ये बाहर वाला सरफेस आपका कॉर्निया होता है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है और ये आपका ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ध्यान देखना है सब कुछ SI यूनिट में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए आपको। तो 1/2 mv² होता है, आपको सिखाया गया होगा 9th क्लास से ही। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4 × 4 करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 120 समथिंग, 120 जूल आ रहा है यहाँ पे। 120 जूल पर सेकेंड लिखा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ जूल में होती है, जूल पर सेकेंड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करें इसमें, तो आप देखेंगे कि जब वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे kg और साथ में मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड का भी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपकी यूनिट सेकंड में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक इसने प्ले क्या कर दिया, इसने इसको जूल पर सेकंड लिख दिया। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता तब तो आंसर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसने यूनिट को ही चेंज करके इस तरीके से लिखा। और यहाँ पे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो, इतना बड़ा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और यही आपका थोड़ा सा आप मिसमैच कर जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सोनार का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आपको आना चाहिए। सोनार आपके 9th क्लास में भी है और इस 8th क्लास में भी है, पिछली क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड के द्वारा हम नेविगेशन भी करते हैं और रेंजिंग भी करते हैं। मतलब रेंजिंग का मतलब कौन सी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, या हम समुद्र का तल कितना दूर है, ऊंचाई कितनी दूर है, समुद्र से सामने वाला आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, तो ये रेंजिंग हो गया। और यही चीज़ आपको हेल्प करता है नेविगेशन में, और ये सब हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी यहाँ पे साउंड की मदद से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टैंड फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस हैं या n रेजिस्टेंस हैं तो 1/r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है पैरेलल के केस में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप अभी ये 10th में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, आपका टर्म 2 वाले पोर्शन में सिलेबस में है ये। तो आपका ये जो फार्मूला हो जाएगा इस यहाँ पे 3rd वाला पोर्शन आपका सही होता है। और सीरीज के केस की अगर बात करें तो जो r इक्विवेलेंट होता है वो r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 अप टू rn होता है। अगर हम एक और आपको बताएं कि अगर ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो गए तो इस कंडीशन में जो r इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में होता है, पैरेलल के केस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना, उससे भी जो इक्विवेलेंट होता है वो उससे भी छोटा होता है, और सीरीज के केस में जो सबसे बड़ा होता है ना, उससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और पैरेलल में जनरली घटती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ से रिलेटेड कि फोकल लेंथ, यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए हम आपको कंप्लीट डिटेल बता देते हैं। याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं क्या होता है। आपको क्या करना है कि लेंस यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, और मिरर यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये मिरर का पार्ट हो गया, ये लेंस का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये फोकल लेंथ का फार्मूला हो गया और ये आपका ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया। ठीक है, हम दोनों आपको बताएंगे फोकल लेंथ के फार्मूले से, यानी जो इसको आप मिरर फार्मूला बोलते हैं, और जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो जो मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है, अच्छा चलिए हम कुछ कॉमन चीज़ें हम लिख लेते हैं, तो उसको आपको हेल्प करने में, समझने में ईजी होगा। 1/f हम लिख लेते हैं 1/v, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/u लिख लेते हैं, और इधर भी अभी हमने सिर्फ v और u लिखा है, बीच में उनके साइन नहीं लगाया है। और यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला v/u होता है, और यहाँ पे v/u हो गया। अब देखिएगा हमने कैसे इसको ट्रिक लगा के सारा का सारा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे u जो है वो हमेशा बाद में आता है। मेरा नाम है उदित सर, तो उदित सर सपोज़ कीजिए कि हमेशा पहले आप YouTube पे आप खुद आते हैं, फिर आपके पास यहाँ पे उदित सर आते हैं, तो आप पहले v आते हैं, यानी आप सब लोग आते हैं, फिर यहाँ पे उदित सर आते हैं। आप इस तरीके से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। u ऑलवेज कम्स लेस, u मतलब आप नहीं, हम लेट होते हैं यहाँ पे, तो u को यहाँ भी u पीछे है, यहाँ भी u पीछे, यहाँ भी u पीछे, यहाँ भी u पीछे। तो अब ट्रिक मेरा याद रखिए कि जो मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस होता है। ठीक है, जो आपको कई सारे ट्रिक हैं जो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ये पड़ी हुई हैं। आप जब वीडियो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, तो आपके पास वो आते रहेंगे। ठीक है, मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है, मिरर का मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। ये आप ट्रिपल एम याद कर लीजिए, यानी आप यहाँ पर आपने माइनस लगाया, तो अगर इसका माइनस हो गया तो इसका क्या हो गया, प्लस। अब सेम चीज़ उल्टा कर दीजिए, अगर इसमें माइनस है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। बस हो गया आपका पूरा पूरा फार्मूला, और आपको नहीं लेना है कोई लोड। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और कर सकता है कि थोड़ा सा इक्वेशन मैथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, शायद इनका एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज करे, तो वो आपको जस्टिफाई करना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस मशीन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज़। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है वो डिवाइस कौन सी है। तो करंट प्रोड्यूस करने वाली जो डिवाइस है वो है आपका जनरेटर, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन इज 1। मोटर तो आपका फोर्स प्रोड्यूस करती है, गैल्वेनोमीटर करंट को जज करता है, और एमीटर जो होता है वो करंट को, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर करंट को मेज़र करता है। ठीक है,
और ये हो गई कॉमन बात। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सोलर पैनल। तो सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। और इसकी कुछ और ख़ास बातें हैं जो इसको बनाने में, यानी सोलर सेल बनाने में हेल्प करती हैं, जो कि आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बस इतना है कि ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है सोलर पैनल बनाने में। एंड विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पूछा गया है तो है मीथेन, क्योंकि बायोगैस अक्सर क्या बनती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो बैक्टीरिया होती हैं उनको सड़े गली चीज़ों में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो चीज़ों को और सड़ाती हैं, और सड़ी हुई चीज़ों से हमेशा कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इसके साथ अदर गैसेस भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता। हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस होती है जिससे काफ़ी सारी बदबू, यानी जो आपको बदबू महसूस होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की ही वजह से होती है। ये रोटेन एग, सड़े हुए अंडे के जैसे इसकी स्मेल होती है। आप अक्सर कहीं पर जो नाली वगैरह होती हैं, नाला जहाँ पर पानी बहता नहीं है, वहाँ पर आपको ये बदबू अक्सर मिल जाएगी, लेकिन आपको सूंघने नहीं जाना है, आपको बस आइडेंटिफाई कर लेना है बाय मिस्टेक। नाउ फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। फैटी फूड रैंसिड क्यों हो जाते हैं? यानी आप खाना खाते हैं, अगर काफ़ी देर तक रखा हुआ खाना खाते हैं तो थोड़ा खट्टापन उसमें आ जाता है, इसका मतलब वो फूड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये रैंसिड वाला जो पोर्शन है आपके सिलेबस में है, आप उसको देखिएगा। एसिड बेस एंड साल्ट पोर्शन जो था उसमें भी था, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसमें आपका ये ऑक्सीडेशन है, रैंसिड फूड रैंसिड होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। विच आर द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज उनको बोलते हैं जिसमें कोई भी मटेरियल चेंज नहीं होता, और केमिकल चेंज में मटेरियल ही चेंज हो जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को पिघलाएंगे तो आयरन ही बना रहेगा, तो ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग में नया केमिकल, रस्ट से हम वापस आयरन नहीं पा सकते हैं। रस्टिंग में क्या होता है? Fe जो होता है वो मॉइस्चर के साथ और जो ऑक्सीजन है उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है? Fe2O3 और साथ में XH2O बना लेता है। ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, तो इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है और फिजिकल रिएक्शन नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा आयरन ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा वेट किसका होगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ आयरन है और ये रस्ट है। तो आयरन और रस्ट में रस्ट वाला लोहा ज़्यादा भारी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बता सकते हैं क्यों भारी होता है रस्ट, क्योंकि यहाँ पे रस्ट में सिर्फ आयरन ही नहीं होता, यहाँ पे सारे अदर मटेरियल भी होते हैं। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, आयरन रॉड को अगर बेंड करेंगे तो आयरन रॉड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए है लोहे की रॉड, अगर हमने इसको बेंड कर दी तो ऐसे हो गई, लेकिन इसमें कोई चेंज फिजिकली चेंज हुआ बट केमिकल चेंज नहीं हुआ। एंड ड्राइंग ऑफ आयरन इनटू मेटल, ड्राइंग ऑफ अ वायर इनटू आयरन मेटल, यानी एक वायर को हम आयरन मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फॉर्म बस चेंज हुआ है बट केमिकली चेंज नहीं हुआ। तो बी को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो आपके यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलाइड। कोलाइड के किस प्रकार का पार्ट है? तो ये इमल्सन है। आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमल्सन में क्या होता है? लिक्विड मिक्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मिक्स्ड इन लिक्विड। तो अब आपको लगेगा कौन सा लिक्विड मिक्स है, तो आप ध्यान से सोचिए कि आप घी जो आप निकालते हैं जो कि ऑयल के फॉर्म में होता है, घी भी एक ऑयल होता है, वो ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? उसी दूध से मिलता है, यानी ये ऑयल भी मिक्स रहता है उसी मिल्क में। ठीक है, तो उसमें कुछ कंटेंट ऑफ वाटर भी होता है मिल्क में। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, और मिल्क का पोर्शन भी होता है, तो मिल्क भी है उसी में और आपका ऑयल भी है। आप उसमें से छाछ, जिसको आप मट्ठा बोलते हैं, वो भी आपका यहाँ से निकलता है, और आप घी निकाल लेते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि वो घी भी था उसी जगह और वो जो आपका छाछ था वो भी था उसी जगह, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड का ये मिक्सचर था, और इसी को बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। तो
जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ उसके राउंड चक्कर मारते रहते हैं। और न्यूक्लियस जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का कोई ग्राउंड है, 5 किलोमीटर रेडियस वाला, बहुत बड़ा होता है 5 किलोमीटर का रेंज। आप मोटरसाइकिल से भी जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और उसके पूरे रेंज में अगर आप एक इस तरीके से एक सर्कल बनाते हैं, तो अगर उतना बड़ा किसी एटम का साइज है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटम का साइज की बात करें, तो उस जगह में एक जो क्रिकेट की बॉल है, जो सेंटर पे एक क्रिकेट की बॉल अगर हम रखते हैं, तब उतना बड़ा होता है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और पूरे एटम का जो मास होता है वो मास ऑफ नियरली मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सेंटर में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड। तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और आपने वो पढ़ा होगा ट्रिक ईटा पर नाच। ठीक है, तो ना न्यूट्रॉन चैडविक हो गया, प्रोटॉन रदरफोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन थॉमसन यानी थॉमसन हो गया। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ नंबर ऑफ, केमिकल इक्वेशन कब हम बैलेंस कहते हैं? केमिकल इक्वेशन ऐसे होती है, इधर कुछ रिएक्टेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, जितने इधर होते हैं उतने ही इधर होते हैं। यहाँ कोई भी नया एटम शामिल नहीं होता, जितने इधर से मिल के आते हैं उधर इतने ही शामिल रहते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमेशा आपको क्या मिलेंगे, बोथ साइड सेम रहेंगे, उनकी संख्या कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने 2 हाइड्रोजन और एक मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपने लिया है यहाँ पे, और 4 हाइड्रोजन कैसे लेंगे, 2H2 लेंगे, प्लस यहाँ पे आपने O2 लिया है, तो यहाँ कब क्या बनेगा, H2O बनेगा 2। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ भी देख लीजिए 2 टाइम्स अगर O से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। तो एटम की संख्या टोटल दोनों साइड बराबर रहेगी। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो कितने एटम है, 3, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 एटम यहाँ हो गए। 4 हाइड्रोजन के यहाँ हो गए एटम, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हो गए, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6। सो द एटम्स की जो संख्या होती है आपकी क्या होती है, हमेशा बोथ साइड इक्वल होती है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें देना भूल गया, जो अभी मैंने जस्ट कराया है उसी को अगर मैं क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। H2 हो गया, प्लस यहाँ पे O2 हो गया, और यहाँ पे A बना रहा है H2O, और आपसे यहाँ पे लिख दिया है A, B और C। आपको A, B, C की वैल्यू बतानी है, जस्ट हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, B की वैल्यू हो जाएगी 1, और C की वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरीके से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। आप केमिकली बैलेंस करना इक्वेशन अच्छे से समझ गए होंगे और जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स, जो सभी एसिड में हो। तो एसिड की खास बात है क्या कि वो H+ आयन रिलीज करता है, यानी उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही। आप अलग अलग मैं आपको एसिड दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एसिड HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे हो गया, HCl हो गया, एसिड है, H2SO4 हो गया, एसिड है, HNO3 हो गया, एसिड है। ठीक है, और जितने भी आप एसिड्स देखेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन होती है क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि वो जब भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं, और वो डिसोसिएट होके आयंस फॉर्म करते हैं, जिसमें एक क्या होता है, हाइड्रोजन भी एक उसमें होता है। ठीक है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रेड लिटमस टू ब्लू ऐसा कौन करता है, जब जो बेस होता है वो करता है। अब एसिड क्या करता है, एसिड को अक्सर आप क्या करते हैं, डेंजर के साइन के रूप में समझते हैं कि खतरा होता है, तो खतरे के साइन का क्या होता है, हमेशा रेड कलर होता है। तो एसिड कन्वर्ट करता है, हमेशा किसी भी चीज़ को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। लेकिन आप बेस का देखें तो प्रोनाउंसिएशन भी उसका ब्लू से है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बेस किस में कन्वर्ट करता है, फाइनल कलर की बात है, तो बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है। और एसिड अगर आप बोलते हैं तो उसमें रेड का प्रोनाउंसिएशन भी कहीं ना कहीं छुपा रहता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो जो एसिड होते हैं उनका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से बिलो होता है। तो 7 से बिलो आप अगर देखें भी तो इसमें अलग कौन है, तो 7 से बिलो तो ये तीनों हैं, यानी ये तीनों के तीनों एसिड हैं।
और जो ये आखिरी पोर्शन है ये कौन सा हो जाएगा आपका, बेस का हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ, डाइल्यूशन क्या होता है, हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को एसिड में मिलाते हैं। अगर आप एसिड में वाटर को मिलाएंगे तो वाटर के ड्रॉपलेट, यहाँ पर एसिड है पूरा खतरनाक पूरा भरा हुआ है, अगर उसमें वाटर ड्रॉपलेट एक आध भी डालेंगे तो तुरंत वेपोराइज कर देगा और हो सकता है उसके साथ कुछ एसिड के भी फ्यूम आपके चेहरे पे या आपके हाथ पे आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी, यानी एसिड के अंदर अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। आप वाटर के अंदर एसिड डालिए, एक बूंद कहाँ घुस गई बहुत आसानी से पता भी नहीं चलेगा। तो नीचे वाटर होना चाहिए, ऊपर एसिड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम एक तो एक्स्ट्रा प्लस नॉलेज हो गया, मैं आपको और जानकारी देता हूँ इसमें कि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर। बस इतना नहीं होता आपका, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा सिर्फ एसिड यहाँ पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस से भी खतरा रहता है। आप स्ट्रॉन्ग बेस को भी अगर डालते हैं तो डाइल्यूट, आपने NaOH भी सुना होगा, तो डाइल्यूट NaOH का मतलब हो गया कि जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो भी डाइल्यूट होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन बनता था आपसे भी, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि अक्सर आपने डाइल्यूशन ऑफ एसिड ही पढ़ा होता है। बेस आपको क्लास 10th तक तो कम मिलता है, आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अपने आयन में डिसोसिएट होता है, यानी वहाँ पे स्टेबल आयंस में डिसोसिएट होता है। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने की वजह से ये प्रोसेस जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का रिलीज होना, ठीक है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द वायर। एक मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, यानी डक्टाइल जो वायर के फॉर्म। मेलेबिलिटी, मेटल को सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम मेलेबिलिटी, पीट के इसको सीट बना दें। सोनोरिटी साउंड से रिलेटेड है, तो अगर आवाज़ आती है मेटल को बीट करते हैं। और कंडक्टिविटी यहाँ पे उससे करंट फ्लो कराने या हीट फ्लो कराने को यहाँ पर लेके कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका डक्टिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंपली वॉच करते जाना है, आपका रिवीजन होता चला जाएगा और इनफैक्ट आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। आप नॉर्मली वीडियो को रख लीजिए, अपना नाश्ता पानी करते रहिए और आपको सीखने को भी मिलता रहेगा। हमारा फर्स्ट वीडियो है, आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी वीडियोस इन ए सीरीज आपको मिलती रहेंगी। विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा नॉन मेटल है? तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर भी है। रीज़न क्या है? ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म करता है इस तरीके से, और ये जो रिंग्स होती हैं एक साथ यहाँ पे 3 कार्बन एटम से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब वो जो उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, बस वही इसको कंडक्टिंग नेचर का बना देता है, ठीक है। तो फिर 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट नहीं हुए बिल्कुल, तो जो चौथा बॉन्ड होता है वो पार्शियली यहाँ से जो साइड वे जो कार्बन एटम होते हैं उनसे कनेक्ट होता है इस तरीके से। तो एक रिंग दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करती है, इसलिए आप इसको पेंसिल की तरह यूज भी कर लेते हैं। ये आप देखिए ऊपर वाली रिंग जो है नीचे वाली रिंग से अलग है, बीच में यहाँ पे गैप है, और ये यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 कार्बन एटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस तरीके से, इसलिए एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका फ्री होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड इस रिंग से बन गया, और फिर भी इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्लाइडली वो रिंग्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेती हैं और 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। बस यही 2 चीज़ें इसको पेंसिल के रूप में यूज करने के लिए, साथ में सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज होता है ग्रेफाइट, ठीक है, साथ में सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज होता है। आपको तीनों मैंने बता दिया, आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, आपको कंपटीशन एग्जाम्स में मिलेगा आगे इन फ्यूचर। एनटीएससी जो प्रिपेयर करते हैं वो मोस्टली किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए खुद को तैयार करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको फ्यूचर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो लीवर में क्या होता है?
लीवर में क्या होता है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है लीवर में, ठीक है। लगता है कि गाल ब्लेडर में होगा, लेकिन गाल ब्लेडर में फॉर्म नहीं होता, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है। गाल ब्लेडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, लीवर में फॉर्म होता है, ठीक है। नेफ्रॉन तो किडनी की यूनिट होती है, वहाँ पर फिल्टर होता है बट फॉर्म नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको इसको बहुत ध्यान से याद रखना है कि लीवर में जनरेट होता है बाइल जूस, और यहाँ पे एक्चुअली यूरिया भी जो होता है सिंथेसिस कहाँ होता है, वो लीवर में ही होता है, बाइल जूस भी लीवर में ही होता है, और बाइल जूस स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, और इसका जो पीएच माइल वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, यानी ये बेसिक नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच इज फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन इसमें क्या है, फाइटो मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है प्लांट, और हार्मोन तो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये सभी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। और भी कई सारे हार्मोन हैं जो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है, ये भी, एनिथिलीन है ये भी, और ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, किसका पीएच एसिडिक होता है। तो जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं उनका यहाँ पे कुछ जूस का नाम दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस, ये तो प्योर यहाँ पे एक तरीके से बोले तो HCl इसमें मिक्स होता है, सॉरी मैंने कैपिटल L बनाया, यहाँ पे HCl होगा। तो HCl जो होता है एसिड होता है, पाइल जूस जो होता है बेसिक नेचर का होता है, पैनक्रियाटिक जूस भी बेसिक होता है, और इंटेस्टाइनल भी जूस भी बेसिक होता है। एसिड एक ही जगह रिलीज होता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं या न्यूट्रल नेचर की होती हैं, ठीक है। एसिड जो होता है बस सिर्फ सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में, और इसके फ़ायदे होते हैं आपको, जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और साथ में एसिड का एक और फ़ायदा होता है, आप जो खाना खाते हैं उसमें कई सारे जम्स भी हो सकते हैं, तो उन जम्स को एसिडिक मीडियम में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं तो पेट से आगे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा गंदा भोजन करते हैं, दूषित भोजन करते हैं, पोल्यूटेड फूड खाते हैं, तो फिर इसका भी बस नहीं चलता, वो फिर जाके कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हैव नेकेड सी। तो नेकेड सीज जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। नेकेड सीड का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई अलग से कवरिंग नहीं होती है, और जो सीड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्लेसी पार्ट टू इंक्लोज द सीड। ये आपको ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और इनके कुछ खास एग्जांपल्स भी हैं, लाइक साइनोफेरस, सॉरी कॉनिफर्स एंड पाइनस एंड साइकस, यहाँ पे ये आपके नाम है, ठीक है। आपको इनको ध्यान में रखना है। कर्ब साइकिल जो होती है कहाँ होती है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, वेरी प्रोनाउंस क्वेश्चन है, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है, तो ये होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ये आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पढ़ाया भी जाएगा डिटेल में, तो आपको कर्ब साइकिल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट, कौन इसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप देखिए इसमें सभी ऑप्शन हैं, बट सी यहाँ पे इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, एंड राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड तो होती ही होती है, और साथ में मैमल्स में आपने हेयर भी देखे होंगे, क्योंकि आप ह्यूमंस जो होते हैं या जो बाहर रहते हैं जिनको हम मैमल्स में काउंट करते हैं, दे ऑल हैव मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, आप हमें बताइएगा कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैमल्स का एक एक्सेप्शन जिसके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है एयर सैक क्या होता है, तो एयर सैक जो होता है वो बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA ऑफ यूकैरियोट्स हैव
जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो या उसमें उसमें क्या होता है, विंटू से उसमें क्या होता है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हिस्टोन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो सही ऑप्शन है सी, हिस्टोन होता है, क्योंकि जो इसका जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स का वो रेप्लिकेट होता है पूरा हिस्टोन के चारों थ्रू। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के पैकिंग के लिए, और यहाँ पे हिस्टोन्स प्रोटीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए पैकिंग के लिए, किसमें, यूकैरियोट्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलेडोन। मोनोकोटिलेडोन मतलब ऐसे सीड्स जिनको तोड़ने पे दो अलग अलग बायलैटरल पार्ट्स नहीं बनते हैं, अलग अलग सीड्स नहीं बनते हैं। लाइक सपोज आप टेमरिन के सीड्स को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको दो सेम साइड, दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सीड्स नहीं होते हैं। तो वीट में भी आप गेहूँ दिखता तो आपका कुछ इस तरीके का है, लेकिन आप अगर उसको तोड़ेंगे तो गेहूँ बिल्कुल टूट जाएगा, उसमें दो अलग अलग हिस्से नहीं, क्योंकि वो सिंगल हिस्सा ही होता है। मेज़ यानी मक्का आप देखेंगे तो आप बनाना देखेंगे तो यहाँ पे तीनों में जो होते हैं इनके सीड्स जो होते हैं वो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन आपका आल हो जाएगा। इन सभी में क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडोन यानी सिंगल सीड होते हैं। दिस प्लांट इन विच सीड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कोटिलेडोन इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स आर वीट, राइस, बनाना, मेज। ये सभी आपके राइस में भी होता है। राइस का आपका चावल का धान देख सकते हैं जो, या धान का जो बीज होता है वो पेडी का देख सकते हैं, तो सिंगल होता है, उसमें से सिर्फ एक ही प्लांट आपका निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज़ मेलिटस। तो यहाँ पे डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, या इंसुलिन का सीक्रेशन प्रॉपर ना हो। तो इंसुलिन क्या काम करता है, बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। शुगर लेवल मतलब बॉडी में, मतलब ब्लड स्ट्रीम में कितना शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये आपका तो वेल रिनाउंड क्वेश्चन है, जो साइंस नहीं भी पढ़े हैं बहुत ज़्यादा उनको भी ये चीज़ें पता होती है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन द लीवर। अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के बारे में कि लीवर में सिंथेसिस होता है, यूरिया का सिंथेसिस लीवर में ही होता है। और साथ में इसमें लिखा है कि यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जैक्टली दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बट यहाँ पे क्या, वायरस इज प्रोकैरियोट्स। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, चौथे ऑप्शन तक जाना है। बहुत सारे लोग चौथे ऑप्शन तक नहीं जाते हैं और ऊपर ही अटक जाते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे O2, H2, CO2 ऑल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हमारे नेसेसरी पार्ट हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होती है CO2 की वजह से। अकेले गैस नहीं है, बाकी गैसेस भी हैं, बट जो मेजर गैस है वो आपकी CO2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि CO2 एंड CH4 यानी इसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन आर द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने बोला था ना। तो आपको ये दो गैसेज जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट, ट्रेकियल रिंग्स इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रेकियल रिंग होती है ह्यूमन में वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो ट्रेकिया मतलब जो हम सांसें लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी बोलते हैं, तो ऐसे होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि आपका लंग्स, यहाँ पे लंग्स आई मीन टू से, आपकी जो सांस लेने वाली नली है या गली है वो कोलैप्स ना हो जाए सांस लेने के टाइम पे या किसी कारण बस। तो वो क्या होती है, हड्डियों से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। अब आप अपनी गर्दन को मोड़ सकें इसलिए वो एक दूसरे से डायरेक्ट बोन से नहीं कनेक्ट होती हैं, वो बस लिंक के थ्रू, जैसे चैन कनेक्ट होती है। चैन लोहे की होती है लेकिन वो चैन सॉकअप के थ्रू या इधर घूम भी सकती है आपके इंजन से लगी हुई। तो उसी तरीके से ये भी होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं, हालांकि चैन की तरह मूव करने को नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने जगह से डिस्प्लेस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हेलिन कार्टिलेज होगा। आपने हेलिन कार्टिलेज नाम का सब शायद हेलिन ना सुना हो। यहाँ पे कार्टिलेज जो था, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो दोनों हो गई, लेकिन यहाँ पे दोनों में एक फाइब्रस कार्टिलेज हो गया, एक यहाँ पे हेलिन कार्टिलेज हो गया, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेलिन कार्टिलेज होता है वो जॉइंट्स में, रिब्स में, नोज में, लैरिंक्स में एंड ट्रेकियल रिंग्स में, इसमें पाया जाता है। और ट्रेकियल रिंग्स जो होती हैं लगभग 16 से 20 रिंग्स ऑफ हेलिन कार्टिलेज होती हैं, जो मैं अभी यही आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से डिवाइड भी होती हैं। तो
कोलेप्स ना हो, इसलिए उसको रिंग्स की फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन वाज सपोज टू टेक प्लेस इन, ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका है अफ्रीका, यानी अफ्रीका में जो ह्यूमन का है जो इवोल्यूशन हुआ था वो वहाँ से शुरू हुआ था, अफ्रीका से, वहाँ से सारे लोग फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए, ये ऐसा माना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 40 क्वेश्चन सीरीज़। ये आपका 9वां वीडियो है। आगे भी आपके कई सारे वीडियोस आएंगे। आपका सिर्फ NTSC की तैयारी नहीं हो रही है, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं और आपका बेसिक साइंस आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा। आपको तैयारी करनी है और NTSC तो निकालना ही है। और जो बच्चे, मैं कहता हूँ सभी के लिए, अब सारे के सारे बच्चे तैयारी करेंगे तो हो सकता है कुछ का ना भी निकले, लेकिन इस वीडियो को देखने का फ़ायदा उनको ज़रूर होगा, क्योंकि नॉलेज आपका कहीं ना कहीं तो यूज हो जाएगा। आप आज का एक नॉलेज जो होता है आप सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं, और आगे आपके कई सारे कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, और आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और आगे भी हम आपको मैथ्स सोशल साइंस के भी वीडियोस अवेलेबल करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और हम डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक हैं, आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर हमारा जो ID है OEC यहाँ पे 247 है, आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको हम वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट। मिलते हैं आपके साथ फिर दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।